हाय फ्रेंड्स, मैं हूं यशवर्धन। हजेला इस अकेडमी का ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है हजेलाज IAS और इस पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी आजकल ये जो मुद्दा है 1962 इंडिया चाइना वॉर और उसमें रोल ऑफ अमेरिका की क्या भूमिका थी, ये मैं लेके आऊँ। आपको लग रहा हो यार ये 1962 का आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं और अमेरिका की क्या भूमिका रही। देखिए, 1962 का युद्ध भारत के सैन्य इतिहास या भारत के इतिहास में इसका सिग्निफिकेंस हमेशा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो चीन के साथ हमारे रिश्ते कैसे चल रहे हैं, चीन के साथ हम तनाव कैसे खत्म कर सकते हैं, अमेरिका की क्या भूमिका है, ये सारी चीज़ें। और हाल ही में एक और चीज़ चर्चा में है इसके कारण, यहाँ पर इस जो युद्ध हुआ था तो यहाँ पर एक इस युद्ध में एक जगह पर एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ रिंगजा ला। इस बैटल में मेजर शैतान सिंह का रोल बहुत महत्वपूर्ण था और उन पर एक फिल्म बन रही है और हाल ही में वो रिलीज़ होने वाली है। उसका पोस्टर रिलीज़ हो गया है, 120 बहादुर, और उसको फरहान अख्तर उसको बना रहे हैं। उन्होंने मेजर शैतान सिंह का रोल भी प्ले किया, उसके पहले कई बार बन चुका है। और पहले दूरदर्शन पे परमवीर चक्र नाम का एक सीरियल आया करता था, वहाँ पर मेजर शैतान सिंह की कहानी मैंने भी बचपन में देख रखी है। और भोपाल शहर में एक चौराहा है जिसका नाम है शैतान सिंह चौराहा। तो जिन्हें नहीं मालूम है वे जान लें कि वो मेजर शैतान सिंह के नाम पर, और मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना में मेजर के पद पर थे और उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी थी। 1000 चीनी सैनिकों के सामने मात्र 120 भारतीय सैनिकों ने अपनी अंतिम सांस तक लड़े थे और चीन को रोका था वहाँ। तो चलिए हम विस्तार से इस घटना पर चर्चा करते हैं कि आखिर 1962 में इंडिया और चाइना का जो युद्ध हुआ था और ये क्यों हुआ था। तो इस नक्शे को यहाँ पे देखिए, और ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको जम्मू एंड कश्मीर में अक्सई चीन, ये इस युद्ध के पश्चात ये उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया और आज तक भारत को नहीं मिला। हालांकि इस जो तवांग वाला जो रीजन है, ये अरुणाचल वाला रीजन है, इस पर भी लगातार चाइना क्लेम करता है। रीज़न कुछ ऐसा है इस युद्ध के पीछे, एक बड़ा जो इस नक्शे के आधार पर बताना चाहूँ, ये जो तिब्बत वाला रीजन है इस पर 1950 में चीन कर लेता है कब्जा। उसके पहले ये पूरा का पूरा एक इंडिपेंडेंट, एक बफर जोन, एक अलग देश के तौर पे भारत और चीन के बीच में था। तो तिब्बत का अपना एक अलग अस्तित्व था, लेकिन 1950 में चीन इस पर कर लेता है कब्जा और उसके पश्चात लगातार यहाँ पर हम देखते हैं तनाव बढ़ता चला जाता है कि जो जो इलाके कभी वो पुराने समय में तिब्बत के थे उन सब पर वो दावा करता था। और ये क्यों हुआ? क्योंकि माफ़ कीजिए, अंग्रेज़ों ने तिब्बत को युद्धों में हरा दिया था और कई सारा इलाका जो तिब्बत का था वो भारत में शामिल कर लिया था। तो इसलिए इन सारे इलाकों पर चीन लगातार दावा करता रहा, ये हिस्सा कभी तिब्बत का था, तिब्बत उसका है तो उसके हिस्से भी उसके होंगे, इस तरीके से। तो ये एक मुद्दा था। तो चलिए हम विस्तार से एक एक करके देखते हैं इस नक्शे के बाद क्या है। तो आखिर युद्ध क्यों हुआ, इसके मुख्य कारण क्या थे। तो देखा जाए, तिब्बत का संकट और बफर जोन का अंत। 1950 में चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया, जिससे कि भारत और चीन के बीच में जो बफर जोन था वो समाप्त हो जाता है और दोनों की सीमाएं आमने सामने आ जाती हैं। और आगे चल के हम देखते हैं, चीन ने तिब्बत का कुछ इलाका जो कि कभी अंग्रेजों के समय में भारत में शामिल कर लिया गया था, इस पर अपना अधिकार जताते हुए चुपचाप अक्सई चीन वाले इलाके में एक सड़क बना ली। और ये जो सड़क है, ये जिनजियांग जो चीन का एक प्रांत है उसको तिब्बत से जोड़ती थी। भारत ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज की क्योंकि यह अब भारतीय क्षेत्र का हिस्सा था, भारतीय नक्शे में आता था। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा होता है कि दलाई लामा भारत में प्रवेश करते हैं और भारत उनको असाइलम या शरण देता है राजनीतिक तौर पे। तो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जब भारत में आते हैं और भारत उन्हें शरण दे देता है, तो चीन इसको शक की नज़र से देखता है कि वे स्वतंत्र तिब्बत की हिमायत कर रहे हैं। और दलाई लामा जो कि तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं, वे जब यहाँ आते तो इसके कारण भी भारत और चीन के बीच में संबंधों में खटास आ गई। इसके अलावा इस घटना ने एक और चीज़ को रिएक्शनरी भारत ने क्या किया कि भारत ने अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी चलना शुरू की। भारत ने अपनी जो सीमा चौकियाँ थी इनको आगे बढ़ाया और इसके कारण चीन ने सोचा कि भारत चीन की तरफ बढ़ रहा है, तिब्बत पर कब्जा करना चाहता है। तो ये भी एक तनाव बढ़ने का एक बड़ा कारण था। एक और बड़ा रीज़न था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। चीन के एक नेता जिन्होंने चीन की क्रांति में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, माओ देजोंग, इन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक योजना चलाई थी, लेकिन वो योजना फेल हो जाती है
और फिर ये दोबारा जब योजना फेल हो जाती है, ये चाह रहे थे कि जो कृषि छोड़ करके औद्योगिकरण की तरफ बढ़ा जाए, तो लेकिन चीन में आंतरिक असंतोष बढ़ रहा था इनकी नीतियों के कारण। ऐसे में जैसे पाकिस्तान करता है कि आंतरिक असंतोष से ध्यान भटकाना है तो भारत के साथ युद्ध छेड़ दो, कुछ चीन के बारे में भी ऐसे ही कहा जाता है कि आंतरिक असंतोष के कारण जब लोगों का ध्यान भटकाना एक बड़ा कारण बन गया, तो उन्होंने कहा कि चलिए भारत को ऐसा दिखाते कि भारत तिब्बत के ऊपर आक्रमण कर रहा है, चीनी क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है, तो एक युद्ध छेड़ देते। तो इससे क्या होगा कि जनता का ध्यान दूसरी तरफ चलाएगा, दूसरे मुद्दों पर चलाएगा और सरकार बची रहेगी। अब ये जब घटनाएं घटी, अब हुआ क्या कि 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने पूर्वी नेफा, जिसे कि अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, और पश्चिमी लद्दाख के 2 फ्रंट पर अचानक से हमला कर दिया 20 अक्टूबर 1962 को। भारत ने कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं था, क्योंकि यहाँ तो हिंदी चीनी भाई भाई वाली नीति पे चल रहे थे, पंचशील के सिद्धांतों पे चल रहे थे, नाम की जो योजना उस पर चल रहे थे, और लगातार माओ जेडोंग और नेहरू भाइयों की तरह मिला करते थे। तो दूर दूर तक भारत को इस बात का अंदेशा नहीं था कि चीन जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हैं वे भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे। सो भारत की सेना बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, ना हथियार थे, ना सर्दी के मौसम में पहनने वाले कपड़े थे, रसद की भारी कमी थी। 1 महीने के अंदर स्थितियां ऐसी बनती है कि जो चीन को चाहिए था वो मिल जाता है, और 20 नवंबर 1962 को वो एक तरफा सीज फायर की घोषणा कर देता है। और इस तरह से जहां से चीन पीछे तो हट जाता है, लेकिन जो अक्सई चीन जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया था, चीन उस पर अपना कब्जा बरकरार रखता, उसको वो नहीं छोड़ता है। अब अगर हम बात करें, ऐसे में भारत की मदद करने कौन आया, क्योंकि चीन के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने का इसने काम किया। और वो क्या हुआ, वो था नेहरू के साथ। आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन है। सो अब हम यहाँ पे बात करेंगे अमेरिका की भूमिका क्या रही, लेकिन उसे हम समझ लेते कि चीन ने कैसे इस वक्त का फायदा उठाया। देखिए, क्यूबा का मिसाइल संकट चल रहा था। इसका मतलब है क्यूबा एक देश है जो कि कैरिबियन आइलैंड्स जहाँ पर है वहाँ पर है। इट मीन्स जहाँ पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका मिलते हैं, तो क्यूबा की खाड़ी में वहाँ पे क्यूबा नाम का एक देश है। और क्यूबा में एक साम्यवादी सरकार थी, कम्युनिस्ट सरकार थी, फिदेल कास्त्रो की सरकार थी। और वहाँ पर उन्होंने कहा, क्योंकि ये कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, शीत युद्ध का समय था, तो अमेरिका और रूस या यूएसएसआर के बीच में लगातार तनाव बना रहता। तो ऐसे में रशिया ने अपनी कुछ मिसाइलें डिप्लॉय करने के लिए वहाँ पर लगाने के लिए भेजी क्यूबा में। तो वहाँ पर हो गया है, इसे बोलते हैं क्यूबा मिसाइल संकट, जो कि 1962 की बात है। चीन ने सोचा कि अमेरिका और सोवियत संघ तो आपस में उलझे हुए हैं क्यूबा मिसाइल संकट में। ऐसे में वह इस संकट का फायदा उठाते हुए कि ना तो यूएसएसआर बीच में हस्तक्षेप करेगा, ना अमेरिका हस्तक्षेप करेगा, तो क्यों ना भारत पर जाएं और भारत पर अटैक करें और जितना चाहिए उतना कब्जा करें इलाका, और फिर सीज फायर करके बैठ जाएं। तो इस नीति पर चीन यहाँ चला, और इस बात को फिर भारत ने अमेरिका के सामने रखा। और अमेरिका जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के समक्ष वे मदद की गुहार लगाते हैं। और जॉन एफ कैनेडी जो हैं फिर उनके पत्र पर उनको सहायता भेजते हैं, बाद में मिलने भी जाते हैं। और अमेरिका से न केवल हथियार आए, बल्कि गर्म कपड़े, संचार के उपकरण और राशन की आपूर्ति की जाती है। और इसके अलावा एक बड़ी चीज़ जो होती है वो अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस इंटरप्राइजेस भेज दिया जाता है, जो कि हिंद महासागर में आकर के खड़ा हो जाता है। इससे चीन समझ जाता है कि भारत के साथ अमेरिका खड़ा हुआ। और यहाँ पे आइडियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो अमेरिका भी चाहता था कि जो साम्यवादी देशों की तरफ जो भारत का झुकाव है उसे खत्म किया जाए, तो उसने इमीडिएट एक्शन लिया और भारत की मदद की। और चीन को भी यहाँ पर ये लगा कि अगर जिस तरह से कि पश्चिमी धड़ा जो कि पूंजीवादी देश है, अगर वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते, भारत की मदद करते, तो चीन यहाँ पे कमज़ोर पड़ जाएगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि चीन पीछे हटना ही उसने सही समझा। और अगर यहाँ पे एक चीज़ और देखा जाए, क्या यहाँ पर किसी तरह का बड़ा सैन्य हस्तक्षेप यूएसए ने किया? तो नहीं, अमेरिका ने प्रत्यक्ष तौर पर तो युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन भारत को जो चीन के खिलाफ खड़ा करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। और क्या होता है, इसे हम देख सकते हैं अमेरिका की कॉन्टेन चाइना, मतलब चीन को अलग थलग करने की नीति जो है, उसके अंतर्गत यह अमेरिका की तरफ से भारत को एक मदद थी। और इसके अलावा अमेरिका ने एक कदम और उठाया कि उसने पाकिस्तान को साफ साफ निर्देश दिया कि जब तक चीन और भारत
के बीच में तनाव पनपे, किसी भी दूसरे मोर्चे पर चीन की मदद के लिए किसी भी तरह से फ्रंट ना खोले, कोई मोर्चा ना खोल दे। तो यहाँ पर ये जो कुछ भी हुआ, इसका ना केवल दुनिया पर प्रभाव पड़ा बल्कि सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा भारत पर। क्या प्रभाव पड़ा? तो अगर देखा जाए तो भारत की विदेश नीति पर एक यू टर्न लिया भारत की विदेश नीति ने। भारत ने पहली बार गुटनिरपेक्षता की नीति को छोड़ा और पश्चिमी सहायता ली। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ से भारत, जो कि कभी भी इस तरह की रणनीति नहीं बनाता था कि अपनी सेना को मजबूत करे, 1962 की हार के पश्चात भारत ने रक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार करने शुरू कर दिए और बड़े पैमाने पर उसने हथियारों का खरीदना शुरू कर दिया। इसके अलावा देखें, सोवियत संघ का अगर देखा जाए तो यूएसएसआर यहाँ पे तटस्थ रहा, लेकिन जल्दी ही उसने देखा कि अगर भारत अमेरिका की तरफ झुकता चला जाएगा तो यूएसएसआर ने खुले दिल से भारत की मदद करनी शुरू कर दी। और इसके अलावा क्या हुआ, और इसका और एक और परिणाम निकलता है कि वहां पर फिर अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करनी शुरू कर दी। चीन के अगर हम देखें इमेज में, यहाँ पर क्या बदलाव आता है कि चीन ने अपने आप को एक रीजनल पावर के तौर पर एस्टेब्लिश कर दिया कि भारत जैसे बड़े देश पर उसने आक्रमण किया, 1 महीने के अंदर ही उसने एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो चीन की यहाँ से हमें एक अलग तरह की छवि दिखती है, वो एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने में कामयाब हो जाता है। ये जो घटनाक्रम चला, इससे भारत ने सबक लिया, भारत की सेना का आधुनिकीकरण करना शुरू हुआ, भारत ने अपनी विदेश नीति को बदला, ये सब तो हुआ। और यहाँ पर इस दौरान बैटल ऑफ रिंग्स लॉ में एक हमारे भारतीय जो वीर थे मेजर शैतान सिंह, इनका जिक्र करना भी यहाँ जरूरी है। तो भारत के जो वीर थे मेजर शैतान सिंह भाटी, जिनका जन्म होता है 1924 में जोधपुर राजस्थान में, और ये 13वीं कुमाऊं बटालियन का हिस्सा थे। और ये इनकी प्रसिद्धि इस बात से, रेंगजा लॉ की लड़ाई, इस पर लड़ने के कारण ये वीर गति को प्राप्त करते हैं। इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र मिलता है। वर्तमान में इनकी चर्चा करना क्यों प्रासंगिक है, इस बात को समझिए। इनके जो पूरा जो घटना होती है उस पर बेस्ड फरहान अख्तर एक मूवी बना रहे हैं मेजर शैतान सिंह के ऊपर, जिसका नाम है 120 बहादुर, 120 बहादुर। यहाँ पर इस कहानी में बताया गया कि 120 जवानों की जो कंपनी ने 1000 से अधिक चीनी सैनिकों को कैसे रोक के रखा गया। सो ध्यान रखें, ये जो लड़ाई थी भारत को हमेशा प्रेरणा देती है, और इसीलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर लद्दाख में रेंगजा लॉ में एक वॉर मेमोरियल बनाया गया है, जहाँ पर मेजर शैतान सिंह की वीरता को याद किया जाता है। यहाँ से हम सभी प्रेरणा लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें आखिर इस युद्ध से भारत को क्या सीख मिली, तो यहाँ से हमने देखा कि भारत ने अपनी सुरक्षा नीति में बदलाव किया, अपनी विदेश नीति में बदलाव किया, अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नए सिरे से गठजोड़ बनाने पर भारत ने ध्यान दिया। यहाँ अगर हम बात करें कि अगर यूपीएससी का एग्जाम कोई दे रहा है, अदर कोई एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ मेंस में अगर संबंधित प्रश्न किसी तरह के आते तो कैसे आ सकते हैं, तो इस तरह का प्रश्न यहाँ देख सकते हैं कि 1962 में भारत चीन युद्ध ने न केवल भारत की सैन्य असफलता थी बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर ही भारत की एक सीख थी, और इस संदर्भ में अमेरिका की क्या भूमिका रही। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो अभी हाल ही में फिर से चर्चा में आ गया है 1962 का युद्ध, या मेजर शैतान सिंह की बायोपिक जो बन रही है, एक मूवी बन रही है, ये फिर से एक चर्चा में आ गया ये विषय। इस पर जानना हम सभी को बहुत जरूरी, खासतौर से हमारी नई जनरेशन जाने की आखिर मेजर शैतान सिंह का क्या रोल था, और 1962 का जो भारत चीन युद्ध था इसने कैसे भारत की सामरिक तैयारी और विदेश नीति में बदलाव लाया, और अमेरिका की क्या भूमिका रही थी। और वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में भी जो अमेरिका का रोल है वो कहीं ना कहीं चीन को अलग थलग करने की नीति में भारत को सपोर्ट देता है। जैसे चाहे वो क्वाड की बात करें या सीपैक का विरोध या रोड बेल्ट इनिशिएटिव का विरोध जिस तरह से अमेरिका करता है, इंडिया को सपोर्ट करता है, तो वो आज भी कायम है, भले ही ट्रंप कितने भी यू टर्न क्यों ना लेते रहें। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो एनालिसिस है ये आपको पसंद आया है, और अब तक आपने हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब, लाइक बटन दबा दीजिए और इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट आप जरूर डालें, आपको अच्छा लगा बुरा लगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम सुधार करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल हजेलाज आईएएस। हम फिर मिलते हैं एक नए दिन नए विषय के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें। नमस्कार।